एप्स्टीन जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर था। मंत्री जी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, हाँ मीटिंग की है मैंने। असली मुद्दा है, अगर मियाँ से बचना है तो हमें वोट दीजिए। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? मैं कहता हूँ क्या गलत बोल दिया? ये बात सर उतनी ही सच है जितनी 2024 में बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार। तो अप्रूव्ड क्वेश्चंस की जो लिस्ट है जो आप पूछ सकते हैं वो आज गोदी मीडिया आपको बता देती है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे पप्पू कह के आपने मजाक बनाया था वो आज आप ही लोगों का पपलू बना रहा हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? यार ये एप्स्टीन फाइल आने के बाद दुनिया में अलग ही भूचाल मचा हुआ है। ये दुनिया के बड़े नाम और इनका घिनौना चेहरा, आईना भी शर्मा जाए इनसे। रोज एक नया नाम, नई शर्मिंदगी और नए नए इस्तीफे, खासकर उन जगह पे जहां लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। इन दो देशों को छोड़ के, एक यूएस और एक हमारा प्यारा भारत। भारत में इस टाइम राजनीतिक बहस में अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनका नाम एप्स्टीन फाइल में कई बार आया है। अरे भाई, ये एप्स्टीन का नया ड्रामा क्या है? कौन था एप्स्टीन? मैं बताता हूँ। E इक्वल्स एनर्जी, P इक्वल्स पॉजिटिव, S माने स्पिरिचुअल, T मीन्स ट्रांसफॉर्मेटिव, E एंटरप्रेन्योरल, I इनोवेटिव एंड N मीन्स नेटवर्किंग। एप्स्टीन जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर था। हरदीप पुरी जी की मीटिंग हुई थी? हाँ हुई थी, जरूर हुई थी। अच्छा हुआ कि हुई, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो क्वांटम फिजिक्स के साथ है। जब दो इंसान मिलते हैं तो उनके बीच एनर्जी एक्सचेंज होता है। एप्स्टीन की एनर्जी पुरी जी के पास आई, पुरी जी वो पूरी की पूरी एनर्जी लेकर इंडिया आई, और फिर उस एनर्जी से इंडिया की एनर्जी बढ़ी, और वो जो एनर्जी बढ़ी वो सीधा कन्वर्ट हुई जीडीपी में। यानी आइंस्टीन का नया फॉर्मूला है E इक्वल्स MC स्क्वायर इक्वल्स GDP। मैं कहता हूं इसके लिए हरदीप पुरी जी को क्वांटम फिजिक्स में नोबेल प्राइज देना चाहिए। और आप लोग उनकी टांग खींच रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जो हरदीप पुरी जी ने तब्दीली की है, ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला था, और आइंस्टाइन का नाम एप्स्टाइन के नाम से काफी मिलता जुलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस है? जी नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, यही इनोवेशन है। मोदी जी के मंत्रियों का इनोवेशन। आप नहीं समझ पाएंगे। पहले कहा ये सब झूठ है, विपक्ष की साजिश है, ये फाइल ही फर्जी है। फिर संसद में हंगामा, माइक बंद, कैमरा ऑन, और अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री जी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, हाँ मीटिंग की है मैंने। On a few occasions, 3 or maximum 4. वाह, पहले इनकार, फिर इकरार, फिर जनता से तकरार। अच्छा, अगली बात उठाते हैं। अगली बात ये कह रहे हैं कि पहले झूठ बोला फिर सच बोला। देखो, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोल दिया मैंने। दे दो ड्रामेटिक इफेक्ट, बना दो फिल्म, काट दो इसकी फिल्म जैसी एडिटिंग। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये झूठ नहीं था, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक ट्रूथ डिप्लॉयमेंट था। आज इतने महंगे महंगे भारी भारी अंग्रेजी के शब्द फेंक के मारूंगा कि बात समझ में आए ना आए, दिमाग जरूर घूम जाएगा। ये झूठ नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक ट्रूथ डिप्लॉयमेंट था। कैसे काम किया? ये जो है एक प्रकार की मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। दिस इज मिलिट्री स्ट्रेटेजी। पहले डिविजनरी टैक्टिक्स लगाई गई और फिर एक्चुअल अटैक किया गया। कैसे कैसे आइए आपको समझाता हूं। पहले बोला गया नहीं मिला, ये डाइवर्जनरी ट्रुथ था। समझ रहे हैं आप? गूगली थी गुरु गूगली, जो कोई समझ नहीं पाया सब फंस गए, गच्चा खा गए गच्चा। और फिर बाद में बोल दिया मिला था, जो उखाड़ना उखाड़ लो। क्या ही कर लोगे? क्या कुछ कर लोगे? क्या है क्या तुम्हारे पास कुछ कर पाना है? मजे की बात यह है कि जब हरदीप सिंह और एप्स्टीन की मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे एप्स्टीन का चेहरा पूरे दुनिया के सामने आ चुका था कि वो कैसे घिनौने कामों में संलिप्त है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या मजबूरी थी हरदीप सिंह की, जो फिर भी उन्होंने उनसे मुलाकात की? आखिर इस बारे में उन्हें जनता के सामने आके खुल के सच बताना चाहिए। या फिर मीटिंग के टाइम पे गूगल का सर्वर डाउन था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का टेंडर पास नहीं हुआ था, और आपको अगर उनका बैकग्राउंड नहीं पता था, फिर तो और भी चिंताजनक बात है ये कि आप अपनी महत्वपूर्ण पॉलिसियां उस बंदे से डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अच्छा, अगली बात आ रही है कि बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया? अरे भाई भाई भाई, बैकग्राउंड चेक करना जो है वो बैकवर्ड थिंकिंग है। हम बैकवर्ड लोग नहीं हैं, हम फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं। फोरग्राउंड चेक करते हैं, आगे का देख लेते हैं, आगे का, फ्यूचरिस्टिक। समझ रहे हैं आप? अब आप पूछेंगे क्या मतलब है इसका? है एप्स्टीन के पास
प्राइवेट जेट था, प्राइवेट आइलैंड था, प्राइवेट आइलैंड है, आपसे यहाँ 1 BHK नहीं हो पा रहा है, उस आदमी के पास प्राइवेट आइलैंड था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्वियसली जो बंदा है वो सक्सेसफुल था, ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन। और सक्सेस का मतलब क्या? सक्सेस इज इक्वल टू गुड पर्सन। अंबानी जी जो है वो सक्सेसफुल है, इसका मतलब वो गुड पर्सन भी है। ये बात कैसे साबित होती है? उनको देखिए कितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो, हर भगवान जी के आगे जाते हैं, हर बड़े मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके पूछते हैं भगवान जैसे कि भगवान जी कुछ चाहिए हो, कुछ कमी पड़ गई है तो बताइएगा, है ना। ठीक इसी तरीके से अडानी जी सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल मींस ही इज अ गुड पर्सन। इतनी सिंपल तो थ्योरी है यार, क्या मुश्किल है इसमें? आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस। द नेशन शुड नो दिस ऑलरेडी। पता ही नहीं चल रहा आप लोगों को। आपका फेक नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, संसद में आपके नाम उछाले जाने लगे, तब आके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को माना। सर जब पहली बार ही नाम आया था तभी सच बोल देते, क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? हम ये नहीं कह रहे कि फाइल में नाम आने के बाद उनके हर गुनाहों में आप शामिल थे, लेकिन सर कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। सर आप कानून से तो बच सकते हैं, लेकिन नैतिकता से कैसे बचेंगे? अच्छा, आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। भाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये तो पूरा का पूरा एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये हमारा आपका बनाया हुआ है कुछ अजीब सा है, जैसे कि लेफ्ट साइड ड्राइविंग, और ठीक वैसे ही राइट साइड ड्राइविंग है। इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइविंग, अमेरिका में राइट साइड ड्राइविंग। समझ रहे हैं हम बात को? तो इसीलिए इंडिया में एप्स्टीन से जो मिलना है वो क्या है? वो नॉर्मल है। पुरी जी कौन है? वो इंडियन है, तो एप्स्टीन से मिले तो वो नॉर्मल है, कोई अजीब बात नहीं है इसमें। पर अमेरिका में एप्स्टीन से मिलना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्योंकि पुरी जी इंडियन है, इस लॉजिक से भी उनका एप्स्टीन से मिलना नॉर्मल था, उसमें कुछ गलत नहीं था। सर राजनीति अपनी जगह है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह, तो सब जनता तय करती है और वो फाइल पढ़ रही है और वो याद रहती है। तो कंक्लूजन, बात का कंक्लूजन क्या निकल रहा है? सार क्या निकल के आ रहा है इस पूरी की पूरी बात का? सार जो है बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। सार है एप्स्टीन इज इक्वल टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू एनर्जी, एप्स्टीन इज इक्वल टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू नेटवर्किंग इज इक्वल टू जीडीपी इज इक्वल टू योगा इज इक्वल टू 56 इंच की छाती इज इक्वल टू योगा से ही होगा इज इक्वल टू जय हिंद जय भारत जय इंडिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? नॉर्मल है, आप समझ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 56 इंच की छाती नहीं। 56 इंच की छाती होती तो समझ जाते, क्योंकि इंसान बातें जो है वो दिमाग से नहीं छाती से समझता है, और खास करके 56 इंच की छाती से समझता है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, जय माता दी, जय पुरी जी। क्या बात? डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों का पुराना मॉडल, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन इंडिया में अभी भी फुल HD में चल रहा है। सोचिए कुछ दिनों में असम में इलेक्शन है, तो आखिर मुद्दे क्या होने चाहिए? ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है अगर मियां से बचना है तो हमें वोट दीजिए। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ये आंकड़ों की पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, वो एक धर्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये मियां रिक्शे वालों को ना 5 की जगह 4 रुपए दो। যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি। अब किराया भी धर्म देख के डिसाइड होगा। वाह रे कम्युनल इकोनॉमिक्स। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? मैं कहता हूं क्या गलत बोल दिया? मियां रिक्शे वाले को 4 रुपए दो, क्या गलत बोल दिया इसमें? कुछ भी गलत नहीं था। ये दरअसल जीनियस इकोनॉमिक पॉलिसी है, जीनियस इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए ट्रिकल डाउन प्राइसिंग थ्योरी को समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगर आप मियां को 4 दोगे 5 की जगह, अगर आप मियां को 5 की जगह 4 रुपए दोगे तो उससे क्या होगा? उससे 1 रुपया बचेगा, 1 रुपया बचेगा, ठीक है। आपको लग रहा है 1 रुपया बचा के हम क्या ही कर लेंगे, पर समझिए ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये गोदी मीडिया इतनी मेहनत से आपको समझा रहे हैं, इसको समझिए। वो 1 रुपया जो है, उस 1 रुपए से आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। वो 1 रुपया आप अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे स्वदेशी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे मेक इन इंडिया बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी से क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा? जीडीपी बूस्ट होगी ना यार। तो 1 रुपी इज इक्वल टू जीडीपी बूस्टर। फिर सोशल मीडिया पे एक मीम वायरल होता है जो कि बीजेपी असम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट होता है, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा मुस्लिम को शूट करते हुए दिखाई जाते हैं। बवाल मचता है, पोस्ट डिलीट होती है, और सर का जवाब, पोस्ट मेरे अकाउंट से नहीं आया था, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। Video is not posted from my account. That video has been posted by from some other account. So I do not owe any explanation on that. वाह सर,
कितने भोले हो आप, या हम मूर्ख हैं। वो मीम जो है, वो मीम दरअसल मीम नहीं है, वो एक कोडेड मैसेज है, एक कोडेड मैसेज। शूटिंग का मतलब क्या था? शूटिंग का मतलब रियल शूटिंग धाए धाए थोड़ी था जो यूपी पुलिस करती है खेतों में, नहीं। शूटिंग का मतलब था फोटोशूट, तस्वीरें खींचना, शूट, फोटोशूट, ठीक है। तो हिमंता जी कह रहे थे कि चलो मियाँ के साथ साथ फोटोशूट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन इस बात को डीप स्टेट ने ट्विस्ट कर दिया, डीप स्टेट ने इस बात को ट्विस्ट कर दिया। समझिए आप बात की गहराई को। अब आप पूछेंगे डीप स्टेट कौन है भाई, ये कौन नया किरदार आ गया? डीप स्टेट देखो, जॉर्ज सोरोस हो गया, वो है डीप स्टेट, है ना। राहुल गांधी का आईटी सेल हो गया, वो है डीप स्टेट। पाकिस्तान का आईएसआई, वो भी है डीप स्टेट, है ना। चाइनीज हैकर्स वो भी है डीप स्टेट, है ना। और कौन है डीप स्टेट? एलियंस को हम कैसे बोल सकते हैं? एलियंस है डीप स्टेट, समझ रहे हैं आप। तो ये डीप स्टेट जो है, इन्होंने मिलकर के हिमंता जी की बात का गलत मतलब निकाल करके उसके मीम्स बना दिए। उनके कहने का ऐसा कोई मतलब था नहीं, ठीक है। उनकी तो नाम ही नेशनलिज्म है यार, अभी प्रूव किया मैंने। हाँ, और फिर नई व्याख्या कि हमने मियाँ शब्द का उपयोग इंडियन मुसलमानों के लिए नहीं, बांग्लादेशियों के लिए किया था। ये बात सर उतनी ही सच है जितनी 2024 में बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार। मियाँ मतलब जो है, मियाँ मतलब है बांग्लादेश, ठीक है। क्यों से पहले मान लीजिए बस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस। अब देखिए, लिंग्विस्टिक एनालिसिस करके भी मैं आपको समझा देता हूं, पर उसके लिए जरूरी है कि पहले आप मान लें, ठीक है। तो पहले आप मान लीजिए कि मियाँ मतलब जो है बांग्लादेश, ठीक है। अब मैं आपको इसका लिंग्विस्टिक एक्सप्लेनेशन देता हूं, एनालिसिस करके बताता हूं। मियाँ में एम का मतलब क्या? एम का मतलब माइग्रेशन। आई का मतलब क्या? आई का मतलब इलीगल, ठीक है जी। वाई का मतलब क्या? वाई मतलब यंग, तो वो जो है डेमोक्रेटिक थ्रेट है। वाई मतलब यंग मतलब डेमोक्रेटिक थ्रेट, ठीक है। ए मतलब अक्रॉस, और एन मतलब नेशनल बॉर्डर्स। तो मियाँ का मतलब है माइग्रेशन, इलीगल, यंग, डेमोक्रेटिक थ्रेट, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। तो मियाँ जो है वो दरअसल एक एक्रोनिम था, एक शॉर्ट फॉर्म था जो हिमंता जी ने इस्तेमाल किया था। इसके पीछे का हिडन मीनिंग जो है कोई और नहीं समझ पाया, नॉर्मल लोग नहीं समझ पाए, ठीक है। मेरे गोदी मीडिया के कुछ साथी भी नहीं समझ पाए, इसलिए आपको समझा नहीं पाए, पर मैंने समझा दिया है, ठीक है। मेरा चेक थोड़ा ज़्यादा बड़ा आता है तो मैं ज़्यादा बड़ी बातें समझा पाता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाए थे जिनके पास क्या है, जिनके पास 56 इंच का सीना है। सर, हर चुनाव में डर क्यों? हर चुनाव में किसी को दुश्मन क्यों दिखाना? क्या विकास इतना कमजोर मुद्दा है कि इसमें हम इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हर चुनाव में ये डर की राजनीति क्यों होती है, हर चुनाव में डर के बारे में बातें क्यों होती है। यार कितने बेवकूफ लोग हैं, इसका तो इतना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि मुझे मतलब ये समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। फियर जो है, फियर इज इक्वल्स टू फोकस। सिंपल थ्योरी है यार, पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में, साइंटिफिक फैक्ट है ये, ठीक है। जब आप डरे होते हैं तो आपका जो एड्रीनलिन है वो एड्रीनलिन बढ़ता है, ठीक है। एड्रीनलिन से क्या बढ़ता है? उससे अलर्टनेस बढ़ती है, ठीक है। और अलर्टनेस की वजह से जो है आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे फैसले ले पाते हैं। तो फियर बेस्ड डेमोक्रेसी जो है वो दरअसल बेस्ट डेमोक्रेसी होती है। आपको मैं नया फॉर्मूला दे रहा हूँ, फियर बेस्ड डेमोक्रेसी इज इक्वल टू बेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर यही बात किसी अन्य व्यक्ति या विपक्ष ने कही होती तो उस पर हेट स्पीच का मामला दर्ज हो जाता और वो अभी सलाखों के पीछे होता, लेकिन नहीं। इनके लिए तो इनका अलग ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लगता है आज़ादी का अलग ही वीआईपी वर्जन है इनके पास। वैसे सर, भारत की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि आपकी जो ये कम्युनल पॉलिटिक्स की जड़ें जो है कहाँ से आ रही हैं और कितनी दूर तक फैली हुई है। अच्छा, अब इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास की बात क्यों नहीं होती। भाई विकास की बात क्यों होगी? विकास से मेरी दोस्ती ही नहीं है। मेरी दोस्ती राकेश से है, मोहन से है, नीतीश से है। नहीं, नीतीश से नहीं है, नीतीश जी चेक नहीं भेज रहे हैं आजकल टाइम पे। मेरी दोस्ती जो है विकास नाम किसी व्यक्ति से है ही नहीं, तो मैं विकास की बात क्यों करूँगा भाई? मैं अपने दोस्तों की बात करूँगा ना, समझ रहे हैं बात को। और वैसे भी देखिए, जिनका विकास से लेना देना है, जिनका पाला पड़ता है विकास से, जो विकास के बारे में बात करना चाहते हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ बहुत ही आसान सीधी सी बात कि विकास जो है, विकास क्या है? विकास इज नथिंग बट इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, संसद में एक नया ड्रामा चालू हो चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में सब्सटेंटिव मोशन का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। जी हाँ, टारगेट पे राहुल गांधी, मांग आजीवन प्रतिबंध। हाँ जी, लोकतंत्र में आजीवन प्रतिबंध। सीधे शब्दों में कहूं तो सब्सटेंटिव मोशन का मतलब है कि आप सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल को पास करवाएं और राहुल गांधी को संसद से हटाएं। अब कारण भी जान लेते हैं। संसद में इंडिया यूएस ट्रेड डील पर सवाल वो भी संसद में। लगता है सवाल करने का तरीका पसंद नहीं आया, सवाल थोड़े डायरेक्ट चुभ गए। विपक्ष का कहना है कि ये जो मोशन लाया गया है, ये जो है सवाल पूछने पर ही बैन लगाने की कोशिश है। मैं कहता हूँ गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। आप एब्सोल्युटली यू आर रॉन्ग, है ना। सवाल पूछना अलाउड है, सवाल पूछना जो है वो अलाउड है, ठीक है। लेकिन कौन से सवाल, ये समझना जरूरी है, ठीक है। आप सवाल पूछ सकते हैं, पर कौन से पूछ सकते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आप सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो अप्रूव्ड क्वेश्चंस की जो लिस्ट है जो आप पूछ सकते हैं, वो आज गोदी मीडिया आपको बता देती है, ठीक है जी। अप्रूव्ड क्वेश्चन की लिस्ट क्या है कि मोदी जी, आप
थकते क्यों नहीं है? पहला अप्रूव क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आप। दूसरा, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? आप ये पूछ सकते हैं। मोदी जी आपकी एनर्जी का राज क्या है? आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कितनी हो रही है? डेवलपमेंट नहीं, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते। ये गलत हो गया। मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं जो आप पूछ सकते हैं। अप्रूव लिस्ट बता रहा हूं आपको सवाल की। मोदी जी आपके राज में जो डेवलपमेंट है वो इतनी तेजी से कैसे हो रहा है? ये सवाल आप पूछ सकते हैं। मोदी जी आपकी राज में डेवलपमेंट इतना ज्यादा कैसे हो रहा है? ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं। मोदी जी आप जो है वो सिर्फ 4 घंटे सो करके कैसे काम चला लेते हैं? ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और मोदी जी ये जो आपने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है हर बार, ये आप कैसे कर लेते हैं? आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं। ये कुछ सवालों की लिस्ट है जो आप सरकार से पूछ सकते हैं। दिस इज द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर्स दैट यू कैन आस्क द गवर्नमेंट। बट कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो आप नहीं पूछ सकते। वैसे सवाल आप पूछेंगे तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, आपके खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन लगा दिया जाएगा, और आपको राहुल गांधी तो है नहीं, है ना? इसीलिए आपको ऐसे सवाल पूछने से बचना चाहिए जिसकी वजह से आपके खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन लगाया जा सके। तो ऐसे सवाल की लिस्ट भी जान लेते हैं जो आपको नहीं पूछने हैं। आपको नहीं पूछना है कि ट्रेड डील में क्या प्रॉब्लम है, ये आप नहीं पूछ सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। ठीक है। आप ये भी नहीं पूछ सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। आप ये भी नहीं पूछ सकते कि हर दिन आम आदमी कभी गड्ढे में गिरने से, कभी किसी एक्सीडेंट में गिरने से, कभी मेट्रो का पिलर उसके ऊपर गिर जाने से क्यों मर रहा है। आप ये भी नहीं पूछ सकते। यू कैन नॉट आस्क दीस क्वेश्चंस। समझ रहे हैं आप? तो ये जो है ये पूरी की पूरी लिस्ट है अप्रूव्ड क्वेश्चंस की और अनअप्रूव्ड क्वेश्चंस की, जो आप सवाल से जो आप सरकार से पूछ सकते हैं और नहीं पूछ सकते। नोट्स बना लीजिए इसके, यूपीएससी में आएगा। यूपीएससी में मेरी छोटी राजनीतिक समझ तो यही कहती है कि मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी जान होती है सवाल पूछना, पारदर्शिता और जवाबदेही। बट लगता है अब नया ही रूल चल रहा है, सवाल पूछोगे मोशन झेलोगे। अरे भाई, अगर कोई आपसे संसद में यूएस ट्रेड डील पे क्वेश्चन कर रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए? तथ्य के साथ जवाब दीजिए, लॉजिक दीजिए, डाटा रखिए, बात खत्म। लेकिन यहाँ तो नया ट्रेंड है, सवाल का जवाब नहीं, सवाल पूछने पर सब्सटेंटिव मोशन लाया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं साइंटिफिक प्रूफ। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके मुंह से निकलते हैं नेगेटिव आयंस। ठीक है। और नेगेटिव आयंस से क्या होता है? नेगेटिव आयंस से होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन से क्या होता है? डिप्रेशन से जीडीपी कम होती है। और इस पूरी की पूरी बात से क्या साबित होता है? इस पूरी की पूरी बात से साबित होता है कि राहुल गांधी इज इक्वल्स टू जीडीपी किलर। कितना भागोगे सर मोशन पे मोशन लाकर? क्या असहज सवाल उठने बंद हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं जिसे पप्पू कह के आपने मजाक बनाया था वो आज आप ही लोगों का पपलू बना रहा हो? ऐसा क्या हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद आने से बचते नजर आए? लोकतंत्र में बहस से ताकत मिलती है, प्रतिबंध से नहीं। अगर सरकार मजबूत है तो डर किस बात का? क्योंकि इतिहास गवाह है, सवालों को दबाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बस असहजता थोड़ी देर के लिए छुप जाती है। कि मोदी जी संसद क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते मोदी जी संसद? इसका भी जवाब देते हैं हम आपको। इसका जवाब आपको गोदी मीडिया देगा। मोदी जी ऐसे छोटे मोटे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है। मोदी जी बड़े सवाल का जवाब देने की वो आम कैसे खाते हैं। आप ऐसे फालतू सवाल कि मोदी जी संसद क्यों नहीं आते, ये गोदी मीडिया के पास लाइए, गोदी मीडिया आपको इसका जवाब देगा।